मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस बढ़ती हुई गर्मी से निजात पाने के लिए साइंटिस्ट ने CW7 नाम का एक कूलिंग एजेंट डिस्कवर किया, जिसको एटमॉस्फेयर में डालने से ये बढ़ता हुआ टेम्परेचर कम किया जा सकता है और फिर 87 देशों की सहमति से ये कूलिंग एजेंट एटमॉस्फेयर में डाल दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट का ये एक्सपेरिमेंट जरूरत से ज्यादा ही सक्सेसफुल हो जाता है, जिस वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया और ये पूरी पृथ्वी बर्फ के गोले में बदल जाती है। ह्यूमन पॉपुलेशन का ज्यादातर हिस्सा अब खत्म हो चुका है। बस कुछ ही लोग अपनी जान बचाने में कामयाब हुए, जो फिलहाल स्नोपियर्सर नाम की एक ट्रेन में सवार हैं। ये ट्रेन पिछले 17 सालों से बिना रुके लगातार चलती ही जा रही है, जो 3 लाख किलोमीटर के एक ट्रैक पे गोल गोल घूमती रहती है। इसको बनाने वाले शख्स का नाम है विल्फर्ड और ये 1 साल में अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है। लेकिन इस ट्रेन में सवार हर इंसान की जिंदगी एक जैसी नहीं है। लोगों को उनके स्टेटस के हिसाब से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जितने भी अमीर लोग हैं वो ट्रेन में आगे की तरफ हैं और ट्रेन का वो गरीब तबका जिन्हें फ्री लोडर्स भी कहा जाता है, इस ट्रेन के पीछे वाला डब्बों में है। पीछे के डब्बों में रहने वाले फ्री लोडर्स की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। उन्हें ना तो ढंग का खाना मिलता है और पिछले कई सालों से उन्होंने सनलाइट भी नहीं देखी। एक दिन फ्री लोडर्स के डिब्बे में उनका खाना लेके ट्रेन के बंदूकधारी गार्ड्स वहाँ पहुँचते हैं। इन लोगों को पिछले कई सालों से खाने के लिए सिर्फ प्रोटीन बार ही दिया जाता है। फिर एक गार्ड इनसे पूछता है कि क्या तुम लोगों में से किसी को वायलिन बजाना आता है। एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि इस ट्रेन में आने से पहले वो और उसकी वाइफ एक वायलिन आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन गार्ड कहता है कि उन्हें सिर्फ एक ही वायलिन बजाने वाला चाहिए, तो वो उसकी वाइफ को साथ ले जाने से मना कर देते हैं, जिसपे वो बूढ़ा आदमी भी उनके साथ जाने से मना कर देता है। तो ये गार्ड्स उसकी वाइफ की पिटाई करके उस आदमी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। यहीं हम इस कहानी के मेन लीड कर्टिस को देखते हैं, जो उन प्रोटीन बार्स के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है। इस काम में उसका एक साथी जिसका नाम एडगर है, वो भी उसकी हेल्प कर रहा है। वहाँ मौजूद तानिया नाम की एक औरत कर्टिस को इशारे में समझाती है कि उसे जिस प्रोटीन बार की तलाश है वो उसके बेटे टिमी के पास है। कर्टिस किसी तरह टिमी को कन्विंस करके उससे वो प्रोटीन बार लेता है। वो इसको लेके गिलियड नाम के एक आदमी के पास जाता है। गिलियड का एक हाथ और एक पैर नहीं है और ये फ्री लोडर ग्रुप का सबसे सम्मानित सदस्य है। इस प्रोटीन बार के अंदर एक मैसेज छुपा हुआ था, जो ट्रेन के आगे वाले डिब्बों में से कोई इंसान इन्हें अक्सर भेजता है। ये इनमें से किसी को भी नहीं मालूम कि आखिर ये मैसेज इन्हें कौन भेजता है। आज के मैसेज में इन्हें एक आदमी का नाम दिखाई देता है। इस आदमी का नाम है नैमचुल और ये पिछले कई सालों से ट्रेन की एक जेल में बंद है। नैमचुल ही वो शख्स है जिसने इस ट्रेन का सिक्योरिटी लॉक सिस्टम बनाया था। तो इस मैसेज का मतलब ये हुआ कि अगर इन्हें इस सिस्टम के खिलाफ बगावत करनी है तो नैमचुल को जेल से निकालना होगा। रात को कर्टिस और एडगर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतने सालों तक यहाँ का प्रोटीन बार खाते हुए ये नॉर्मल खाने का टेस्ट भी भूल चुके हैं और एडगर को तो अपनी मरी हुई माँ की शक्ल भी अब याद नहीं। इसी समय वहाँ ट्रेन के गार्ड्स आ जाते हैं और इन सबको एक जगह इकट्ठा होने को कहते हैं। फिर वहाँ विल्फर्ड के लिए काम करने वाली एक लेडी आती है, जो वहाँ मौजूद छोटे बच्चों का मेजरमेंट लेने लगती है। इसी समय उसकी नजर तानिया पे पड़ती है और वो समझ जाती है कि ये अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश कर रही है। फिर गार्ड तानिया के बेटे टिमी को भी उठा लेते हैं। जब ये लोग बच्चों को लेके यहाँ से जाने लगते हैं तो इनमें से एक बच्चे का फादर उस लेडी के सर पे जूता फेंक के मारता है। इस वजह से उस आदमी को सजा देने की तैयारी की जाती है। सजा के तौर पे उस आदमी के एक हाथ को 7 मिनट तक ट्रेन से बाहर रखा जाएगा। इसी समय वहाँ इस ट्रेन के मालिक विल्फर्ड की राइट हैंड लीजा आती है। वो फ्री लोडर से कहती है कि इस दुनिया में हर इंसान का अपना एक स्टेटस है। अगर आप लोग अपनी हद पार करेंगे तो आपको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। आप सबको विल्फर्ड का एहसान मानना चाहिए कि उसने आपको इस ट्रेन में पनाह दी, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा सलूक आपके साथ कर सकता है। 7 मिनट पूरा होने के बाद उस आदमी के हाथ को ट्रेन के अंदर लाया जाता है। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से यह हाथ पूरी तरह से जम चुका था। फिर एक गार्ड उस पे हथौड़ा मार के इस हाथ को काट देता है। जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो गिलियम लीजा से कहता है कि वो विल्फर्ड से मिलके उससे बात करना चाहता है। लीजा उससे कहती है कि विल्फर्ड इस गंदे डब्बे में कभी नहीं आएंगे, इसलिए तुम्हें जो भी कहना है तुम मुझसे कह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्री लोडर्स ने इस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह की तैयारी और भी तेज कर दी है। अपनी प्लानिंग के तहत कर्टिस यहाँ के एक नशेड़ी आदमी से क्रोनोल नाम का ड्रग्स भी खरीदता है। फिर एक दिन वो गिलियम से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन गार्ड्स की बंदूकों में गोलियां नहीं है। गिलियम उससे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। कर्टिस बोलता है क्योंकि पिछले विद्रोह के समय ही इनकी सारी बुलेट्स खत्म हो चुकी थी और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्री लोडर्स इससे पहले भी 3-4 बार विद्रोह कर चुके हैं, लेकिन वो कभी भी विल्फर्ड तक नहीं पहुँच पाए। फिर एक दिन जब फ्री लोडर्स तैयारियों में लगे थे, इसी समय वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं। खुद की तैयारियों को छुपाने के लिए ये लोग उनके सामने हल्ला करने लगते हैं।
कि हमें ये सड़ा हुआ प्रोटीन बार नहीं खाना। इनको डराने के लिए गार्ड्स एक आदमी के सर पे गन तान देते हैं, लेकिन कर्टिस ये बात जानता था कि इन गन्स में बुलेट नहीं है, इसलिए वो उस गन को अपने ऊपर पॉइंट करके ट्रिगर दबा देता है, जिससे वहाँ मौजूद सारे लोग ये बात समझ जाते हैं कि इन बंदूकों में गोलियां नहीं है, और फिर वो सब के सब गार्ड्स पे बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। इसके बाद गार्ड्स को मारते हुए ये ट्रेन के आगे के डिब्बों की तरफ बढ़ने लगते हैं, और फाइनली ये लोग उस डब्बे तक पहुँच जाते हैं जहाँ इस ट्रेन की जेल बनाई गई है। फिर ये लोग लॉकर खोल के नैमचुल को उसमें से बाहर निकालते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि नैमचुल क्रोनल ड्रग्स का बहुत बड़ा नशेड़ी है। कर्टिस ने यहाँ आने से पहले क्रोनल इसीलिए खरीदा था ताकि वो नैमचुल के साथ सौदा कर सके। इसके बाद नैमचुल अपने बगल वाले लॉकर को खोलता है जिसमें उसकी बेटी योना कैद थी। योना भी अपने बाप की तरह क्रोनल की एडिक्टेड है, लेकिन उसके पास एक खास पावर है, वो ये कि वो किसी भी चीज के आर पार देख सकती है। नैमचुल कर्टिस की हेल्प इस शर्त पे करने को तैयार होता है कि उसे हर गेट खोलने के बदले कम से कम 2 क्रोनल चाहिए। कर्टिस उसकी ये शर्त मान लेता है और फिर ये लोग काम पे लग जाते हैं। इसके बाद नैमचुल अगले डिब्बे का गेट खोलता है जहाँ कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था। फ्री लोडर्स को पिछले 17 सालों में पहली बार सनलाइट देखने को मिलती है। गिलियम को ये देख के निराशा होती है कि बाहर की दुनिया आज भी बर्फ से जमी हुई है। इसके बाद ये सब लोग ट्रेन के किचन सेक्शन में पहुँचते हैं। यहाँ एक आदमी फ्री लोडर्स के लिए प्रोटीन बार तैयार कर रहा था। कर्टिस ये देख के हैरान रह जाता है कि इनके द्वारा खाए जाने वाला प्रोटीन बार बहुत सारे कीड़े मकोड़ों से तैयार किया जाता था। कर्टिस उस आदमी से पूछता है कि प्रोटीन बार में हमारे लिए मैसेजेस कौन भेजता था। वो आदमी बताता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये मैसेज उसे ट्रेन के आगे के डिब्बों से मिलता था और वो इन्हें प्रोटीन बार में छुपा के फ्री लोडर्स को दे देता था। यहाँ कर्टिस को एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ था वाटर। गिलियम इसे डिकोड करता है कि आगे वाले किसी डब्बे में वाटर सप्लाई का सेक्शन है। अगर हमने उस डब्बे पे कब्जा कर लिया तो विल्फर्ड को हमारी बात सुननी ही पड़ेगी। इसके बाद नैमचुल अगले गेट को खोलने में लग जाता है, लेकिन योना को ऐसा आभास होता है कि इस गेट के पीछे बहुत सारे हथियार बंद गार्ड्स हैं। लेकिन जब तक वो नैमचुल को ये बात बता पाती, ये गेट भी खुल चुका था। ये देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे गार्ड्स हथियारों के साथ खड़े हैं। फिर इन दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त फाइटिंग देखने को मिलती है, जिसमें इन दोनों ग्रुप्स के ठीक ठाक लोग मारे जाते हैं। इसी वक्त यहाँ अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन कटरीना नाम के ब्रिज से गुजरने वाली है। ये ब्रिज इस ट्रेन के लिए एक न्यू ईयर पॉइंट है, जिसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन ने 1 साल और कंप्लीट कर लिए। ये लोग कुछ देर के लिए अपनी फाइटिंग रोक के हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगते हैं। इसी वक्त नैमचुल योना को ट्रेन के बाहर का एक खास पॉइंट दिखाता है, जो पहले के मुकाबले अब ज्यादा नजर आने लगा था, जिसका मतलब ये हुआ कि बाहर की दुनिया अब इंसानों के रहने के लायक बनने लगी है। इसके बाद यहाँ लीजा आती है। वो फ्री लोडर्स को कोसते हुए विल्फर्ड का गुणगान करती है। फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इनमें से 75% फ्री लोडर्स को मार दो। गार्ड्स भी नाइट विजन गॉगल लगा के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लंबी सुरंग आने वाली है, जिससे थोड़ी बहुत देर के लिए पूरा अंधेरा छा जाएगा। इस बात का फायदा उठा के ये गार्ड्स फ्री लोडर्स को मार सकेंगे। ट्रेन के सुरंग में पहुँचते ही ये गार्ड्स बुरी तरह से फ्री लोडर्स को मारना शुरू करते हैं। फ्री लोडर्स को अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी पीछे के डब्बों में से कुछ लोग जलती हुई मसाले लेके इस तरफ आते हैं, और फिर आग की रोशनी में जबरदस्त मारकाट शुरू होती है। फ्री लोडर्स संख्या में इनसे ज्यादा थे, इसलिए वो आखिरकार इन पे काबू पा ही लेते हैं। लेकिन इस लड़ाई में एडगर के साथ साथ और भी कई फ्री लोडर्स मारे जाते हैं। ये लोग लीजा को मारते नहीं बल्कि उसे बंधक बना लेते हैं, क्योंकि वही इन लोगों को विल्फर्ड तक पहुंचा सकती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ के वाटर सप्लाई वाले सेक्शन में पहुंचते हैं। तानिया लीजा से पूछती है कि उसका बच्चा अब कहाँ है। लीजा कहती है कि ये बात सिर्फ विल्फर्ड को ही पता है। विल्फर्ड को बच्चे पसंद हैं, तो शायद वो उसी के पास है। कर्टिस उससे कहता है कि विल्फर्ड को यहाँ बुलवाओ, वरना हम वाटर सप्लाई रोक देंगे। लीजा उनसे कहती है कि शायद तुम लोगों को ये बात नहीं पता कि यहाँ पानी ट्रेन की फ्रंट सेक्शन की बर्फ को पिघला कर ही आता है। उसके बाद ये पूरी ट्रेन में यहाँ से सप्लाई किया जाता है, तो विल्फर्ड तुमसे समझौता करने के लिए यहाँ नहीं आएगा। कर्टिस उससे कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम खुद हमें विल्फर्ड के पास लेके जाओगी। फ्री लोडर्स की पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के लिए लीजा के सर पे जूता रख के उसका एक स्केच बनवाया जाता है। इसके बाद कर्टिस अपने साथ कुछ लोगों को लेके ट्रेन में आगे बढ़ता है। सबसे पहले ये लोग ट्रेन के फार्म सेक्शन में पहुंचते हैं, जहां बहुत सारी वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाए जाते हैं। इसके अगले डिब्बे में हम एक बहुत बड़े एक्वेरियम को देख पाते हैं, जहां काफी सारी वैरायटी की मछलियां थी। यहाँ एक शेफ भी था जो अपने काम में काफी एक्सपर्ट नजर आता है। लीजा इन सब के लिए एक खास तरह की डिश ऑर्डर करती है। इतने सालों में फ्री लोडर्स पहली बार प्रोटीन बार के अलावा कुछ और खाने जा रहे थे। जब लीजा वो डिश खाने लगती है तो कर्टिस उसे बीच में ही रोकता है और उसे फोर्स करता है प्रोटीन बार खाने के लिए, ताकि वो भी कीड़े मकोड़ों का जायका ले सके। लीजा को उसकी बात मान के ये खाना पड़ता है। इसके बाद ये लोग अगले डिब्बे में जाते हैं, जहाँ एक स्कूल दिखाया जाता है। ट्रेन के अपर क्लास वालों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और इन्हें बचपन से ही फ्री लोडर्स के खिलाफ ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और साथ ही इन बच्चों के सामने विल्फर्ड को एक देवता के रूप में पेश किया जाता है। तानिया अपने बच्चे टिमी को यहाँ ढूंढती है, लेकिन वो उसे यहाँ नहीं मिलता।
इसी दौरान एक आदमी एक बड़ी सी ट्रे में काफी सारे अंडे लेके आता है। नए साल की खुशी में वो इन सबको अंडे बांटता है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी, जिसे हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था, यहाँ आके इन सब बच्चों के लिए वायलिन प्ले करता है। अंडे वाला आदमी ट्रेन के वाटर सेक्शन में पहुँचता है। वो इन लोगों को अंडे बांटते हुए अचानक से अपनी ट्रॉली में से एक गन निकालता है और इन लोगों पे दनादन गोलियां चलाना शुरू करता है। इधर वो स्कूल टीचर भी अपने बास्केट से गन निकाल के कर्टिस और उसके साथियों पे गोली चलाने लगती है। तभी एक आदमी चाकू मार के उसका किस्सा खत्म करता है। इस क्लासरूम में एक टीवी भी लगा था जिसमें ट्रेन की सीसीटीवी फुटेज नजर आती है। ये सब उसमें देखते हैं कि ट्रेन के सिक्योरिटी इंचार्ज ने गिलियम को गन पॉइंट पे लेके उसकी खोपड़ी उड़ा दी। गिलियम को इस तरह मरता देख कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो लीजा को मार के उसका चैप्टर भी क्लोज करता है। कर्टिस अपने बचे हुए साथियों के साथ ट्रेन में आगे बढ़ता है और यहाँ ये लोग देखते हैं कि ट्रेन का अपर क्लास एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है। इन लोगों के पास सुख सुविधाओं की वो सारी चीजें हैं जिसके बारे में फ्री लोडर्स कभी सोच भी नहीं सकते। अगले डिब्बे के गेट को खोलने में नैमचुल को थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, जिस वजह से सिक्योरिटी इंचार्ज यहाँ पहुँच के इन पे गोलियां चलाने लगता है। यहाँ इन सब के बीच थोड़ी देर फाइट चलती है जिसमें तानियां मारी जाती है। कर्टिस, नैमचुल और योनो इस आदमी के पेट में चाकू घोंप कर यहाँ से निकलने में कामयाब होते हैं। ट्रेन का अगला डिब्बा किसी डिस्को क्लब के जैसा था जहाँ बहुत सारे लोग क्रोनल का नशा करके मस्ती में नाच रहे थे। इन सबको पार करते हुए फाइनली ये लोग ट्रेन के इंजन वाले सेक्शन में पहुँच जाते हैं। ये ट्रेन का वही सेक्शन है जहाँ पे विल्फर्ड रहता है। कर्टिस नैमचुल से ये आखिरी गेट भी खोलने को कहता है, लेकिन नैमचुल इस गेट को खोलने से मना कर देता है, जिस वजह से इन दोनों में हल्की फुल्की झड़प भी हो जाती है। इसके बाद नैमचुल कर्टिस को एक सिगरेट निकाल के देता है। यह इस दुनिया की आखिरी सिगरेट है जो नैमचुल ने इसी दिन के लिए बचा रखी थी। फिर कर्टिस अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। वो कहता है, आज से 18 साल पहले जब हम इस ट्रेन में सवार हुए थे, शुरू के 2 महीनों तक हमें कुछ भी खाने को नहीं दिया गया। भूख के मारे लोग तड़पने लगे थे, इसलिए हमने अपने साथ के इंसानों को ही खाना शुरू किया। एक दिन फ्री लोडर्स में एक आदमी एक बच्चे को खाने की जिद कर रहा था। उस बच्चे की माँ ने उसे बचाने की कोशिश की तो उस आदमी ने उसकी माँ को ही मार दिया। इसके बाद वो बच्चे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तभी गिलियम ने अपना हाथ काट के उस आदमी को दे दिया ताकि उस बच्चे की जान बच सके। क्या तुम्हें अंदाजा है कि वो बच्चा कौन था? वो बच्चा असल में एडगर ही था, जो आज लड़ाई में मारा गया। और वो आदमी जो उसे खाना चाहता था वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। आज मुझे खुद से घिन आती है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ह्यूमन मीट का टेस्ट कैसा होता है। और सबसे घिनौनी बात तो ये है कि मैं ये भी जानता हूँ कि उनमें से बच्चों के मीट का टेस्ट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। मैं विल्फर्ड से मिलकर ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कर्टिस की सारी बातें सुन के नैमचुल उससे कहता है कि तुम्हें विल्फर्ड का नहीं बल्कि ट्रेन का गेट खोलना चाहिए ताकि हम सब यहाँ से बाहर निकल सकें। मैं इतने सालों से क्रोनल इसीलिए इकट्ठा कर रहा था ताकि उससे एक बम बना सकूं। क्रोनल सिर्फ एक ड्रग ही नहीं बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लोजिव भी है। मैं जेल सेक्शन से यहाँ तक ये ऑब्जर्व करते हुए आया हूँ कि धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी है और ट्रेन के बाहर की दुनिया शायद अब हमारे रहने लायक बन चुकी है। फिर वो सारे क्रोनल को इकट्ठा करके उसे ट्रेन की गेट पे चिपका देता है। वो इस बॉम्ब में आग लगाने वाला ही था कि तभी ट्रेन के इंजन वाला गेट खुलता है। विल्फर्ड की सेक्रेटरी नैमचुल को गोली मार के घायल कर देती है। इसके बाद वो कर्टिस को विल्फर्ड से मिलाने के लिए अंदर लेके जाती है। विल्फर्ड पूरी गर्मजोशी के साथ कर्टिस का स्वागत करता है और उससे कहता है कि 18 सालों में तुम पहले ऐसे इंसान हो जो इस ट्रेन के हर सेक्शन में पहुंच सका है। प्रोटीन बार में मिले जिन मैसेजेस को पढ़ के तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो वो असल में तुम लोगों को मैं ही भेजा करता था। सच कहूँ तो ये मेरी और गिलियड की ही प्लानिंग थी। ट्रेन में संतुलन बनाए रखने के लिए आबादी का कम होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने और गिलियम ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि हर 4-5 साल में एक विद्रोह कराया जाएगा जिससे कुछ लोग मारे जाएं और ट्रेन पे आबादी का संतुलन बना रहे। मेरे और गिलियम के डील के मुताबिक तुम लोगों को ट्रेन के वाटर सेक्शन पे कब्जा करने के बाद वहाँ से वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन गिलियम ने मुझे धोखा देते हुए तुम लोगों का साथ दिया, इसलिए हमने उसे भी मार दिया। इसके बाद गिलियम उस अंडे वाले आदमी को फोन करता है और कहता है कि बचे हुए फ्री लोडर्स में से 75% लोगों को मार दो। कर्टिस भी उन लोगों के मरने की चीखें फोन पे सुनता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। इसके बाद वो कर्टिस से कहता है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस काम को आगे तुम संभालो। यानी कि एक तरह से वो कर्टिस को अपने बाद इस ट्रेन का इंचार्ज बनाना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि नैमचुल अभी भी जिंदा है। वो और योना मिलके इस इंजन वाले गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी वक्त विल्फर्ड के ब्रेन वॉश नशेड़ी उन पे हमला कर देते हैं। नैमचुल किसी तरह उन लोगों से मुकाबला करता है और इसी समय योना इस गेट को खोलने में कामयाब होती है। वो अंदर आके कर्टिस से माचिस मांगती है ताकि क्रोनल बॉम्ब को ब्लास्ट किया जा सके, लेकिन तभी उसे आभास होता है कि ट्रेन की फर्श के नीचे कोई इंसान है। वो और कर्टिस मिलके फर्श के इस हिस्से को हटाते हैं तो वो देखते हैं कि इसके अंदर तानिया का बेटा टिमी बैठा हुआ था। असल में ट्रेन के इंजन का एक पार्ट खराब हो गया था जिसके रिप्लेसमेंट के तौर पे टिमी को अंदर काम पे लगाया गया था।
ये देख के कर्टिस को बहुत गुस्सा आता है और वो विल्फर्ड को 2-4 घूंसे मारता है। फिर वो योना को माचिस देते हुए टिमी को वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर तक मेहनत मशक्कत करने के बाद वो टिमी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इधर योना उस क्रोनल बॉम्ब में आग लगा देती है, जिससे उस ट्रेन में एक बहुत जोर का धमाका होता है और इस ट्रेन के सारे डिब्बे पटरी से उतर के बर्फ में समा जाते हैं। इस एक्सीडेंट से ट्रेन में सवार सारे लोगों की जान चली जाती है। बचते हैं तो सिर्फ 2 लोग, योना और टिमी। ये दोनों ट्रेन से बाहर आते हैं तो इन्हें एक सफेद भालू दिखाई देता है, जो इस बात का संकेत है कि बर्फ अब पिघलने लगी है। शायद ये पृथ्वी फिर से अब ह्यूमंस के रहने लायक बन चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पे समाप्त होती है।